जैसा कि यूपी में निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसके तहत अब आज हम पहुंचे हैं सिकंदराबाद शहर के एक जाने मानी हस्ती और प्रबल दावेदार डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी की हम। डॉक्टर साहब नमस्कार। सिकंदराबाद क्षेत्र में आपको एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो चुनाव लड़ने के विषय में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि राजनीति सेवा है और सेवा के उद्देश्य से ही राजनीति में आना चाहिए। चिकित्सा के माध्यम से नगर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। मैं उस सेवा को विस्तार कैसे दे पाऊँ, तो मुझे लगता था जब मैं शहर को देखता था कि मेरा शहर दीनहीन अवस्था में मुझे दिखाई देता था। मेरा मानना है कि किसी भी यूनिट को चलाने के लिए उस यूनिट का एक हेड होता है। हमारे देश का हेड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारे प्रदेश का हेड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर जब नगर में कार्य होता है तो वो नगर इकाई का हेड करता है। उसी प्रकार से ग्राम इकाई है, ग्राम इकाई का हेड अच्छा होगा तो ग्राम में काम अच्छा होगा। चूँकि व्यवस्थाएं बटी हुई हैं, ये माध्यम है, हम लोग माध्यम है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को इकाई का हेड बनना चाहिए कि जो समर्पण भाव से उसका पोषण, परिरक्षण, परिचालन कर सके। ऐसा मेरे मन में भाव रहता था कि मैं नगर का पोषण, परिचालन, सिंचन, नगर की जनता का ध्यान रख पाऊँ, दीनहीन शोषित व्यक्तियों के लिए कुछ कर पाऊँ, समता, समता, समानता, समरसता का भाव समाज में विकसित कर पाऊँ। चूँकि ये मेरी पार्टी का लाइन है। जैसा आपने कहा कि आपकी पार्टी का लाइन है, तो किस पार्टी से आप आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ना चाहेंगे? हिंदुस्तान में एक ही पार्टी ऐसी है जो देश, धर्म और संस्कृति के संवर्धन का भाव रखती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं उसी का सिपाही हूँ और उसी का सिपाही रहते हुए काम करना चाहता हूँ। यदि आप जीत जाते हैं तो आपकी कार्य योजनाओं में क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आपको मालूम है नगर पालिका का जो मुख्य कार्य होता है बिजली, पानी, सड़क। पानी और सड़क मुख्य कार्य हैं नगर पालिका के। जैसा कि आपने कहा पानी और सड़क मुख्य कार्य हैं, लेकिन अभी तक इन्हीं चीज़ों के अभाव का और दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है सिकंदराबाद की जनता को। यदि हम बात करें आप ही के हॉस्पिटल के बाहर सड़कों की, इवन ये पुराना जीटी रोड भी कहलाता है, बुज़ुर्ग आदमी, बच्चों को और मरीज़ों को आने जाने में एक बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ई रिक्शा में बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके जीतने के बाद आपकी नगर की सड़कों के सुधार कार्य में क्या क्या योजनाएं रहेंगी? आपने कहा मेरे हॉस्पिटल के सामने बाजार माधोदास सिकंदराबाद की जीवन रेखा है। जब सड़कों का ये खस्ता हाल में देखता हूँ तो बड़ा पीड़ित होता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि ये सड़कें खराब हैं तो ये आराम से खराब थी। ये आराम से खराब नहीं है। मेरे आइकॉन, मेरी आइडियोलॉजी वीरेंद्र स्वरूप भटनागर जी रहे हैं, जो इस सिकंदराबाद के चेयरमैन रहे हैं पहले, काफ़ी समय पहले। उनके द्वारा जितने भी निर्माण कार्य हुए वो स्थायित्व को प्राप्त हुए। आज भी वो दिखाई देते हैं, तो उनकी मजबूती, उनका अच्छापन, उनकी गुणवत्ता देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। मैं भी उनसे प्रभावित हूँ और मेरा मानना है कि यदि मुझे मौका मिला तो जैसा हमारे आदरणीय वीरेंद्र स्वरूप भटनागर जी ने इस शहर का विकास कराया था, निर्माण कार्य कराया था, जिस गुणवत्ता के साथ कराया था, मैं भी उसी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराने का प्रयास करूँगा। और परमेश्वर की सदिच्छा रही तो निश्चित रूप से वो कार्य संपन्न होंगे और उसी तरह से संपन्न होंगे जैसे उस समय कभी वीरेंद्र स्वरूप भटनागर जी ने किए थे। ये काल का प्रभाव है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, आज बहुत आगे की बात है। आज इंजीनियरिंग साइंस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जो सिविल इंजीनियरिंग है वो डेवलप है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में भी डेवलपमेंट, वो कार्य दक्षता दिखाई देनी चाहिए। जो कार्य दक्षता आपसे 50 साल पहले दिखाई देती थी उससे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए। और निश्चित रूप से यदि मेरे जैसा व्यक्ति इस पद पर आया तो निश्चित रूप से वो कार्य दक्षता दिखाई देगी, ऐसा मेरा प्रयास है। यदि जनता आपको मौका देती है तो सिकंदराबाद में सफाई व्यवस्था की हम बात करें तो एक देवकीनंदन महाराज जी आए थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। तो सफाई व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कहते हैं कि नैर्मल्यम भाव शुद्धि बिना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्धर्थे स्नानम आदौ विधीयते। हमारे शास्त्रों में वर्णित है
की स्नान अर्थात सफाई के बिना तो भावों की निर्मलता नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति सफाई से नहीं रहेगा तो उसके विचारों में निर्मलता, स्वच्छता नहीं होगी। यदि कोई शहर निर्मल और स्वच्छ नहीं होगा तो उसका विकास नहीं हो सकता। अब इसकी स्वच्छता और निर्मलता के बारे में जहाँ तक विचार है तो निश्चित रूप से एक वर्ग है, कुछ लोगों का समूह है जो इसके लिए काम करता है। हम लोगों में पता नहीं क्यों समाज में ऐसा कुछ विकृति आ गई है। समाज में लोग जो काम कर रहे हैं, जो सफाई व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनको उचित पैसे नहीं देना चाहते। उसमें भी बीच में कुछ बीच का चलता है। मेरा मानना है कि जब वो बीच का ख़त्म हो जाएगा, एक गरीब को भरपेट खाना मिलेगा तो निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा और क्षमता और दक्षता के साथ वो कार्य करेगा। तो जो इस सफाई को करने वाले लोग हैं, मेरा मानना है कि जो समाज की सेवा करता है वो सत्व रज और तम, वो रज और तम से निर्मुक्त होता है, सात्विक होता है। जो सात्विक व्यक्ति होगा वो दूसरों की सेवा करेगा। तो हमारे समाज में ऐसे सात्विक लोग हैं कि जो दूसरों की सेवा बहुत समय से कर रहे हैं, वो रज और तम से निर्मुक्त हैं, वो सत्व के साथ अर्थात अपने मानसिक उत्कर्ष के साथ वो सेवा करना चाहते हैं। पर उनका बहुत सारे बीच वाले लोग शारीरिक अपकर्ष कर रहे हैं। चूंकि उनको जो मिलना चाहिए मानदेय वो मिलता नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं आई हैं। यदि 100% 100% ईमानदार यदि नगर पालिका अध्यक्ष आएगा तो जो उनको उचित मानदेय मिलना चाहिए, जो बीच वाले लोग उसमें उचितता का अभाव कर देते हैं, वो अभाव समाप्त हो जाएगा तो वो भी मन से काम करेंगे, वो भी तन से काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्तियों को आना चाहिए। मैं आया तो निश्चित रूप से उस बीच वाली व्यवस्था को मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसा कि बारिश का मौसम है और मच्छरों का बहुत बड़ा आतंक इस टाइम देखने में आ रहा है और अधिकांश से हर साल देखा गया इस टाइम डेंगू का या अदर किसी बीमारी का चलन रहता है, जिसके लिए नगर पालिका में एक व्यवस्था होती है कीटनाशकों का छिड़काव। लेकिन ऐसा लगता है कि कागज़ों पे तो ये होता है, लेकिन हकीकत में या ज़मीनी स्तर पे उसका अभाव पाया जाता है। तो इसके लिए कोई आप टाइम टेबल या ऐसी कोई कार्यशैली आप अपनी विकसित करेंगे जिसमें इन सब चीज़ों का सामना भविष्य में हमारी जनता को ना करना पड़े? मेरे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। मैं उस स्वच्छता अभियान का अक्षर से पालन कराऊंगा। और मैं चिकित्सक हूँ, मैंने व्यवहार में देखा है मोदी जी के स्वच्छता अभियान की परिणति ये हुई कि जो डेंगू के मरीज निकला करते थे उनकी संख्या कम हो गई थी। अर्थात मेरे देश की जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा यदि स्वच्छता होगी। मेरी देश की जनता का पैसा बचेगा अगर सफाई होगी। चूँकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो परिणति में डेंगू और मलेरिया के पेशेंटों में कमी आई। मेरे आदरणीय नेता जो मुझे दिशा दिखाते हैं उसका मैं अक्षर से अनुपालन करूँगा। क्योंकि मेरे कंसेप्ट में कोई बीच वाला कंसेप्ट नहीं है। जब बीच वाला कंसेप्ट आता है तो उसमें कुछ कमियां आती हैं। मेरे आदरणीय नेता 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया जनता के अकाउंट में आता है। उसी तरह का मन और मन है पटल मेरा है। मेरे आइडियोलॉजी, मेरे आइकॉन योगी मोदी हैं। मैं उनको अपने समक्ष रखकर कार्य करता हूं। तो निश्चित रूप से वो बीच वाला कंसेप्ट खत्म होगा तो हर कार्य अच्छा होगा। और जहाँ तक स्वच्छता की बात है, मैंने अभी एक श्लोक बोला था कि नैर्मल्यम भाव शुद्धि बिना स्नानम नहीं युज्यते। अर्थात निर्मलता और भावों की शुद्धि बिना स्नान के प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जब तक शहर स्वच्छ नहीं होगा, जब तक शहर निर्मल नहीं होगा तो निश्चित रूप से भावों की उच्चता मेरी नगर की जनता के मन पटल में आएगी नहीं। मुझे नगर की जनता का सर्वांगीण विकास करना है, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक विकास तब होगा जब शहर स्वच्छ होगा, अर्थात डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। मानसिक विकास तब होगा जब वातावरण चारों तरफ स्वच्छ होगा, जब सत्व का भाव होगा तो निश्चित रूप से मानसिक विकास होगा। वाणी का विकास भी होगा जब चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि होगी तो मनुष्य अपने व्यवहार से अर्थात अपने शब्दों का उपयोग भी अच्छा करेगा। मैं कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तरह के विकास में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। यदि हम बात करें नई कर नीति की तो सरकार द्वारा नई कर नीति के तहत बहुत ज़्यादा गृह कर बढ़ाया जा रहा है। तो
तो इस सब मामले से आपको यदि जनता मौका देती है तो किस तरीके से निपटेंगे? वो कुछ नौकरशाही के माध्यम से गड़बड़ हुई थी। जनता का व्यक्ति जब जनता के बीच आएगा तो गड़बड़ नहीं हो सकती है। मैं अपने लोगों के लिए ही तो नगर पालिका में आना चाहता हूँ, और मैं अपने लोगों का ध्यान ना रख पाऊँ तो ये तो संभव ही नहीं। मेरा मानना है कि टैक्स उस प्रकार से लेना चाहिए जिस प्रकार से सूर्यदेव अपनी रश्मियों के माध्यम से जलाशयों को जल ग्रहण करते हैं। किसी को दिखाई नहीं देता जब सूर्यदेव जल ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो वर्षा करते हैं, बादलों के माध्यम से जब वो वर्षा कराते हैं तो पूरा संसार तृप्त हो जाता है। अर्थात मेरे माध्यम से जब टैक्स की व्यवस्था पर विचार होगा तो उसी प्रकार से विचार होगा। आपने सुना होगा कि रघुकुल, भगवान राम की वंश परंपरा के जो राजा थे, वो टैक्स उसी प्रकार से लिया करते थे जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से जलाशयों से जल लेता है और बादलों के माध्यम से जब वो वृष्टि कराता है, बरसात कराता है, तो पूरा भूभाग तृप्त और संचित हो जाता है। मेरा टैक्स के बारे में वही विचार है। जैसा आपने कहा नौकरशाही, बीच बीच में आपने कहा कि भ्रष्टाचार, नगर पालिका में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का कोई अभाव नहीं है। आपके जीतने के बाद इन पर लगाम आप किस तरीके से लगाएंगे? मेरा मानना है कि जब शीर्ष पे अच्छा व्यक्ति बैठा होता है तो नीचे बैठे हुए लोग सब अपने आप अच्छा काम करने लगते हैं, और जब शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति के मन पटल में विकृति होती है तो फिर सबऑर्डिनेट भी विकृति के साथ ही काम करते हैं। मैंने सिकंदराबाद को अपनी माँ माना है। मैं उसके सर का आंचल निश्चित रूप से नीचे नहीं आने दूंगा। तो जब सर का आंचल नीचे नहीं आने दूंगा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा धारण की है, मैंने ऐसा व्रत धारण किया है। मैं 100% ईमानदारी से काम करूंगा तो 100% मेरे सबऑर्डिनेट भी ईमानदारी से ही काम करेंगे। और मैं यदि बना तो आशुतोष जी आपको वो देखने को भी मिलेगा। मुझे आज अपने व्यवहार को बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपने मेरे 25 साल से परखा भी है। मुझे जब जब समय मिला है, मैंने लोगों की सेवा, शुश्रूषा 100% ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया है। और मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का पैसा मेरे लिए माटी के ढेले के समान है। जैसे हमारे ऋषि कहते थे परदारीषु मातृवत्, मेरे लिए पराई स्त्री मातृवते पर द्रव्येषु लोष्टवत्, और उसी प्रकार से दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। यदि ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति नगर पालिका शीर्ष पे पहुंचा तो उसकी परिणति क्या होगी, उसकी कार्य क्षमता क्या होगी। आप समझदार हैं, नगर की जनता समझदार है, मेरे इशारे को समझ रही है। चूँकि आज मैं उस शीर्ष पे नहीं हूँ तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने का मतलब नहीं है, पर यदि मैं शीर्ष पर आया तो मेरे इशारे को आप भी समझ रहे हैं और नगर की जनता भी समझ रही है। लोगों की जो जन समस्याएं होती हैं उसके लिए आपने कोई दिन या उसे निर्धारित करेंगे, या किस तरीके से जनता आपसे मिल पाएगी आपके जीतने के बाद? मैं सुबह 7 बजे सोकर उठ जाता हूँ और 8 बजे मैं अपने हॉस्पिटल में आ जाता हूँ, और मैं रात को 2 बजे सोता हूँ। तो मेरा कार्यक्रम पिछले 25 साल से यह है कि मैं सुबह 8 बजे पब्लिक के बीच आ जाता हूँ और रात को 2 बजे जाता हूँ। तो आप पक्का विश्वास करिए कि मैं पब्लिक के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक उपस्थित रहूँगा। ऐसा मैं आज के लिए नहीं करा, मैं पिछले 25 सालों से उपस्थित हूँ और भविष्य में भी उपस्थित रहूँगा। ऐसा आप लोगों ने मेरे व्यवहार में देखा है। मेरे साथ ये नहीं है कि दोपहर 2 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे। मैं हमेशा ही सुबह 8 बजे से और रात के 2 बजे तक जनता के बीच रहता हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। मेरा आखिरी सवाल आज का ये होगा कि बहुत सारे दावेदार हैं, बीजेपी से भी टिकट मांग रहे हैं, अन्य पार्टियों से भी टिकट मांग रहे हैं, तो लोग आप ही को वोट क्यों दें? इस प्रश्न का जवाब मैं दर्शकों के लिए आपसे चाहूँ। मुझे वोट क्यों दें? मुझे इसलिए वोट दें कि मेरा एक ही भाव है, जन सेवा। मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं है। मैंने हमेशा सात्विक भाव से जनता की सेवा की है। जनता ने मुझे उस सेवा करते हुए देखा है। आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया तो मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे मुख्यमंत्री जी को चिंता थी जनता की।
उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे को भी चिंता थी मेरी जनता की। मैंने देखा कि लोग उस आपदा में संपदा कमाने का काम कर रहे थे, पर मेरे दिल में नगर की जनता के लिए पीड़ा थी। और आपने देखा होगा उस पीड़ा का प्रभाव कि मैंने उत्तर प्रदेश में शायद सबसे पहले ऑक्सीजन जनरेटर प्रशासन को दिया, दान दिया, नगर और जिले की कोरोना ग्रस्त जनता की सेवा के लिए। तो ये मेरा भाव आप लोगों को समझ में आता है कि जब भी दुख, दर्द और विपत्ति मेरी जनता पर आई है, डीएम साहब ने कहा था, ना जाने जनपद बुलंदशहर में कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, पर जन सेवा का भाव होता है किसी व्यक्ति में। वो भाव डॉक्टर प्रदीप दीक्षित में है कि उतने बड़े बड़े लोगों को वो काम नहीं कर पाए जो डॉक्टर दीक्षित ने किया। मैं इस बात के लिए डॉक्टर दीक्षित की सराहना करता हूं, डॉक्टर दीक्षित को नमन कहता हूं। ऐसा तात्कालिक डीएम ने मुझे सम्मानित करते हुए कहा था। तो ये मेरा व्यक्तित्व है जो व्यवहार में भी आपने बहुत बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।